जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाली है यूनिट फर्स्ट होम साइंस का, यानी कि दोस्तों इसका आप लोग टॉपिक रहने वाला आहार एवं पोषण की अवधारणा। ठीक है, यानी कि दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन देखने वाला है। ठीक है, जो कि दोस्तों आज हम लोग का सेकेंड क्लास रहने वाला है। ठीक है, और जितना भी टॉपिक बचा हुआ था दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। और दोस्तों आप लोग को और एक बात बता देना चाह रहे हैं, अगर आप लोग का होम साइंस का झारखंड महिला सुपरवाइजर का अगर आप लोग को होम साइंस का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8789125229। इसमें आप लोग संपर्क कीजिए। ठीक है, आप लोग का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ठीक है, तो 100% आप लोग श्योर रहे दोस्तों, एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, सारा प्रश्न आप लोग को जोहार एग्जाम से ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितना भी सिलेबस है एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, छोटा से छोटा टॉपिक को भी इसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग होम साइंस के कैंडिडेट होंगे, अगर आप लोग इच्छुक है तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले भोजन का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, कैसे कैसे वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। दोस्तों देखिए, भोजन के शरीर में कार्यों के अनुसार भोजन के प्रमुख 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, पहला आप लोग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य। ठीक है, तो इसमें क्या आप लोग कहा गया, देखिए विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए मांसपेशियों में संकुचन के लिए, हृदय की गति बनाए रखने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दोस्तों वसा एवं कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है। जैसे कि आप लोग का तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, गुड़ हो गया, जेम हो गया, साबूदाना हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, केला हो गया, आलू हो गया, ये सब इसका अंतर्गत में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निर्माणात्मक भोजन। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, तो देखिए इसमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन का जिसमें मिलता है वही पदार्थ इसमें आ जाता है। जैसे आप लोग देखिए दूध हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, सोयाबीन हो गया, भट्ट हो गया, इसका उदाहरण है। ठीक है, देखिए आगे क्या कुछ कहा है, तो देखिए प्रोटीन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। प्रोटीन के द्वारा क्या किया जाता है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। साथ ही टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनः निर्माण भी होता है ना, और इसी कारण शरीर में वृद्धि या बढ़त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का संरचनात्मक भोजन। संरक्षात्मक भोजन क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए विटामिन व खनिज लवणों युक्त भोज्य पदार्थ इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, विटामिन और खनिज लवणों युक्त भोज्य पदार्थ इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और शरीर में नियमन का कार्य करने में सहायक होते हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए शरीर का विकास प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हो सकता है ना। देखिए संरचनात्मक भोजन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, देखिए आप लोग का दूध हो गया, घी हो गया, पत्तेदार हरी सब्जियां हो गया और अन्य सब्जियां हो गया, और फल इसके पोषक तत्वों के अच्छे साधन माने जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है आप लोग का पोषक तत्वों की आवश्यकता। पोषक तत्वों की क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए, है ना। तो देखिए भारतीय जन समुदाय के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, द्वारा पोषक तत्वों को दैनिक भत्ते के निर्धारण किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय जन समुदाय के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा पोषक तत्वों का दैनिक भत्ते का निर्धारण किया जाता है। राइट, जन समुदाय पोषक तत्वों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। जन समुदाय पोषक तत्वों को आहार के रूप में ग्रहण करता है और इसलिए पोषण की बात होती है तो हम विभिन्न भोज्य समूह के संदर्भ में बात करते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आहार को अपने ग्रहण कर सकता है। राइट, कि ग्रहण कर सकता है और शारीरिक आवश्यकता अनुसार, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता अनुसार दिन भर में बांट सके। ठीक है, इस तरह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। देखिए
आगे क्या कुछ है, स्वास्थ्य और पोषण मानव वृद्धि एवं विकास में सुधार लाने वाले मुख्य कारक। देखिए आज के भारत में कुपोषण के अतिरिक्त विटामिन ए की अल्पता, पोषण जनित रक्त अल्पता या आप लोग कह सकते हैं एनीमिया और आयोडीन की कमी से होने वाले विकार प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कुछ इसमें कहा गया है। देखिए कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो अनाजों व मोटे अनाजों की पैदावार संतोषजनक रहती है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से देखा जाए कि मोटे अनाजों की पैदावार संतोषजनक रहती है, यानी कि योग्य रहती है ना, संतुष्ट रहते हैं। परंतु दालों का उत्पादन आवश्यकता के अनुपात में कम है ना, लेकिन दाल का जो उत्पादन होता है जिस आवश्यकता है देश में उससे कम ही होता है, और अनाज ये सब मतलब हो जाता है सही मात्रा में। इस तरह से दूध का उत्पादन भी प्रति व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है ना, और जिस तरह देश में दूध का उत्पादन होता है उसके हिसाब से भी दूध का पूरा क्या बोलते उपयोग नहीं हो पाता है ना, आवश्यकता पूरा नहीं हो पाता है। व्यक्ति और परिवार की आर्थिक स्थिति में भी भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं ना, व्यक्ति और परिवार की आर्थिक स्थिति भी भोजन की उपलब्धता प्रभावित करता है। अगर कोई गरीब रहेगा तो वो तो अच्छे से भोजन नहीं कर पाएगा, भोजन अच्छे से नहीं कर पाएगा तो उसका जो पौष्टिक आहार रहेगा उसमें कमी आ जाएगा है ना, और उसी की वजह से बीमारी फैलने लगता है ना, व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यानी कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत थोड़ा होना चाहिए, राइट। देखिए जन समुदाय का पोषण विशेष महत्व रखता है। ठीक है, जन समुदाय का जो पोषण विशेष होता है बहुत ही महत्व रखता है, ताकि एक बेहतर स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। जन समुदाय में गर्भवती व धात्री और माताएं तथा पूर्वशालय बालक वर्ग अधिक संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इन वर्गों को पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। सही बात है, गर्भवती महिला हो गया है ना, ये सबको पोषण का ज़्यादा ज़रूरत रहता है ना। डॉक्टर घर भी जाइएगा, कोई प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है महिला, तो सबको बोलता है कि अच्छे अच्छे खाइए है ना, फल वगैरह खाने के लिए। फल वगैरह से क्या होता है, पोषण उस सब से मिलता है ना, प्रोटीन मिलता है, इसीलिए वो सब खाने के लिए कहा जाता है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की नीतियों में परिवर्तन लाकर और ग्रामीण आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर विकास किया जा सकता है। देखिए इसमें मतलब परिवर्तन किया जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की नीति में परिवर्तन लाकर है ना, उसमें गांव का आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं खाद्य सुरक्षा क्षेत्र का एक प्रमुख कारक भी है, लेकिन महिलाओं को बेहतर कृषि तकनीकों का लाभ कम मिल पाता है ना, लेकिन महिलाओं को बेहतर कृषि तकनीकों का जो लाभ होता है वो बहुत कम ही मिल पाता है। पहाड़ में खाद्य सुरक्षा लाने के लिए बेहतर कृषि तकनीकों को महिलाओं तक पहुंचाना आवश्यक है ना, और गांव देहात में परिवर्तन लाने के लिए कृषि तकनीकों में आदमी सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। ठीक है, तभी वहाँ पे पहल किया जा सकता है और गांव के लोगों को भी आर्थिक स्थिति से ऊंचा मतलब आर्थिक स्थिति अच्छा किया जा सकता है, राइट। देखिए वही बोल रहा है बेहतर कृषि उत्पादन हो सके और बेहतर कृषि उत्पादन हो सके, ठीक है, और उससे परिवार को उच्च स्तर का पोषण प्राप्त करवा जा सकते हैं है ना। और देखिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तो अच्छे अच्छे चीज़ों को खाएगा तो उसका शरीर भी कुपोषण का शिकार नहीं होगा, उसका शरीर भी एक स्वस्थ शरीर की तरह हो जाएगा है ना, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा रहेगा और पोषण की मात्रा रहेगा, सभी चीज़ों को रहेगा है ना। इसीलिए सरकार को इसमें पहल करने की आवश्यकता है। देखिए बेहतर पोषण स्तर को बनाने के लिए पहाड़ में उगने वाले खाद्य पदार्थों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देखिए बेहतर पोषण स्तर को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए पहाड़ में उगने वाले खाद्य पदार्थों को भी सरकार को उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लाभप्रद है ना। देखिए जंगल में भी आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में भी खाद्य देखने को मिलेगा, खाद्य पदार्थ, तो वो सबको भी थोड़ा क्या उसमें टेक्नोलॉजी ला के उसमें अच्छे से उसका भी क्या बोलते हैं खेती किया जाना चाहिए, जिससे गांव का आर्थिक स्थिति सही होगा, पोषक तत्वों का क्या बोलते हैं मात्रा अधिक होगा और इसका लाभ भी ग्रामीणों को मिल पाएगा, राइट। इस तरह जागरूकता फैलाकर पहाड़ी क्षेत्रों की पोषण स्थिति में सुधार लाकर प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है ना। और इस तरह पहल करके सरकार गांव में भी एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर सकती है, ला सकती है ना। नेक्स्ट है आप लोग का
कि भोजन का पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, भोजन का पाचन एवं अवशोषण क्या है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, भोजन जटिल रूप में ग्रहण किया जाता है, भोजन जटिल रूप में ग्रहण किया जाता है, यानी कि कठिन रूप से ग्रहण किया जाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को साधारण और घुलित अवस्था में परिवर्तित होकर रक्त में पहुंचने की क्रिया को पाचन कहते हैं। देखिए, पाचन किसे कहते हैं, तो देखिए सब प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये जटिल भोज्य पदार्थों का साधारण और धुलित अवस्था में परिवर्तित होकर रक्त में पहुंचने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू होता है। ठीक है, पाचन के पश्चात पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू हो जाता है। राइट, अब देखिए आगे क्या कुछ है पाचन की क्रिया, पाचन की क्या क्रिया है उसके बारे आप लोग जान लीजिए शॉर्ट में। देखिए, भोज्य पदार्थों का पाचन मुंह से शुरू होता है। और इंसान का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुंह से होता है। और मुंह से शुरू होकर कहाँ चल जाता है, छोटी आंत के अंतिम भाग में चला जाता है। पूछ देगा कि पदार्थों का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसका मुंह से होगा। और अंतिम कहाँ जाके मिलता है, तो ये छोटी आंत के अंतिम भाग में। ठीक है, इससे प्रश्न आप लोग को आएगा। ठीक है, पाचन क्रिया देखिए, पाचन क्रिया खाद्य मुंह में डालने पर प्रारंभ होती है, यानी कि शुरू होती है। पाचन क्रिया मुंह में डाले ही यार आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि शुरू हो जाएगा। सामान्यतः खाद्य सामग्री पकाकर ही प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि कुल मिला के जितने भी खाद्य योग्य खाने योग्य चीज़ें हैं उसको आप लोग पकाकर ही उसका यूज कर सकते हैं ना। कुछ ही खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि फल हो गया, सलाद हो गया आदि, जो कि कच्ची अवस्था में इसको खाया जा सकता है ना। फल को तो पका के नहीं खाया जाएगा, सलाद को तो नहीं खाया जाएगा, है ना। यानी कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखिए, सभी भोज्य पदार्थ मुंह की लार द्वारा नरम होकर दांतों से चबाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी भोज्य खाने योग्य पदार्थ होते हैं जो कि मुंह के लार द्वारा ही उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको दांतों से चबाया जाता है। ठीक है, और इससे बड़े कण महीन कणों में बदल जाते हैं, यानी कि इससे जो होता है कि बड़े बड़े जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं खाद्य पदार्थ के, वो छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं। ठीक है, और फिर कुचला हुआ भोजन आहार नली की मांसपेशियों के संकुचन विमोचन द्वारा आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, और यही कुचला हुआ भोजन आहार नली की मांसपेशी में संकुचन करके ये आमाशय में जाकर पहुंचता है। ठीक है, आमाशय की विभिन्न एंजाइम क्रियाओं द्वारा यह और भी छोटे कणों में टूटकर तथा अर्धपच्य अवस्था में छोटी आदि में पहुँचता है। ठीक है, और ये जो होता है आमाशय की विभिन्न एंजाइम क्रियाओं द्वारा यह और भी छोटे छोटे जो टुकड़े टुकड़े में यह कन्वर्ट होके छोटी आंत में जाके पहुंच जाता है। राइट, यहाँ पर उपस्थित एंजाइम से भोजन पूर्णतः पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो एंजाइम होता है उससे जो भोज्य पदार्थ होता है वो पूर्णतः पच जाता है। राइट, तो बताइए आहार खाद्य पदार्थ कहाँ से पाचन शुरू होता है, बताइए कमेंट करके फटाफट बताइए। अभी आप लोग बताइए, यही आप लोग टास्क से बताइए। अब हम लोग देखते हैं अवशोषण के बारे में। ठीक है, अवशोषण देखिए, पौष्टिक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंतों से होता है। पौष्टिक तत्वों का अवशोषण कहाँ से होता है, तो ये छोटी आंतों से ही होता है। छोटी आंतों में भोजन के अवशोषण के लिए दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें आप लोग बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। और ये इतने महीन होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं और नाजुक होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी यानी छोटे पूरा कण होता है, सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। इसको जो स्कोप लगा के सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है। बिलाई से अनेक पोषक तत्व रक्त में मिलकर यकृत में पहुंचाए जाते हैं। यकृत शरीर की आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करता है। ठीक है, बड़ी आंत में मुख्यतः पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। राइट, देखिए मुंह देखिए यहाँ पे होता है, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, है ना। और ये जो आप लोग का दिख रहा है ये नाली है, ये आप लोग का आहार नली का क्या है दोस्तों, आहार नली का है। ठीक है ना। देखिए यकृत देखिए कहाँ जगह रहता है, देखिए ये यकृत है आप लोग का। और देखिए यकृत का इधर देखिए, इससे जो आया है सीधा वाला भाग ये आप लोग का अमाशय है, उससे नीचे वाला अग्नाशय है। देखिए ये वाला आप लोग का पित्ताशय है, ये वाला भाग बड़ी आंत है, और देखिए ये छोटी आंत है। ठीक है, देखिए अपेंडिक्स देखिए यहीं पे होता है। ठीक है,
एपेंडिक्स एक बीमारी है, देखिए ये जगह रहता है। ये नीचे वाला मलाशय यानी कि मूत्र मार्ग बोला जाता है, इसी से पेशाब जो बाहर आता है। और देखिए नीचे वाला गुदा बोला जाता है, नहीं बोला जाता है गाँव देहात में गुदा नहीं है, रे कैसे गिर जाता है, वो गुदा नहीं है, ये दूसरा गुदा है ना। और दोस्तों हम लोग इसी के साथ आज की इस क्लास को और समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों समाप्त हो गया। ठीक है, ये आहार एवं पोषण की अवधारणा से जितने भी आप लोग बन सकता है वो आप लोग के लिए बताएं। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग को जितना भी बता रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ये एग्जामिनेशन में आप लोग यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग फिर से बता देना चाह रहे हैं आप लोग साइकोलॉजी या होम साइंस का। ठीक है, आप लोग तो बेसिकली होम साइंस के स्टूडेंट होंगे, और होम साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को नोट्स चाहिए होम साइंस का, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा दोस्तों, एक भी प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। ठीक है, जितना यहाँ पे आप लोग को सिलेबस में बताया जाएगा उतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी आप लोग का हर बार बोल रहे हैं दोस्तों जुलाई में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, तो आप लोग श्योर रहिए होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थीगण को सिलेबस तक का पता नहीं है। ठीक है, अब सिलेबस तक का पता नहीं है, अभी डेट भी दे देगा तो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग पढ़िए। ठीक है, अभी 2 महीना भी समय है, 2 महीना का सही उपयोग कीजिए। आप लोग को चुनाव जब घोषणा हुआ था आचार संहिता तभी से ही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देने को नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप ही लोग को भले के लिए बोल रहे हैं, अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, कहीं ये साइंस का नहीं है कि थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन पढ़ेंगे और हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, हम लोग इसका कंटेंट बनाए तो हम लोग को पता है ना, एकदम हम लोग 10 से हम लोग 10 से 12 लोग मिलके टीचर मिलके हम लोग इस कंटेंट को तैयार किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को चाहिए नोट्स, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कीजिए 8789125229। ठीक है, इसमें संपर्क कीजिए, आप लोग का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर में की तैयारी करनी अभ्यर्थीगण होंगे और जिनका होम साइंस होगा तो उन लोगों को पता चल सके। ठीक है, और साइकोलॉजी का भी आप लोग का सगे संबंधी होंगे, ठीक है, तो उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। साइकोलॉजी के लिए भी आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी का भी आप लोग का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।